नमस्कार, संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रियंवरा। जीवन में कई पल निर्णायक होते हैं। इन पलों में उठाए गए कदम, लिए गए फैसले युगांतकारी होते हैं। संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम का पास होना ऐसे ही पलों में से एक था। इसका ठीक प्रभाव तो कुछ वर्षों बाद ही देखने को मिलेगा, किंतु इस फैसले के बाद आधी आबादी के चेहरे पर दिखने वाली चमक ने भविष्य की राह स्पष्ट कर दी है। चर्चा के दौरान आने वाले एक एक शब्द, हर वक्तव्य बहुत मायने रखता है। बीस और 21 सितंबर 2023 का दिन ऐतिहासिक रहा। लंबे इंतजार के बाद नारी शक्ति वंदन अधिनियम दोनों सदनों में पास हुआ। 27 साल के लंबे इंतजार के बाद आधी आबादी को उनका हक मिला। महिला आरक्षण बिल पहले लोकसभा और फिर राज्यसभा से निर्विरोध पास हुआ। चर्चा और वोटिंग के दौरान सभी राजनीतिक दलों ने अहम भूमिका निभाई, जो निश्चित तौर पर लंबे समय तक याद रखे जाने योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सहयोग देने के लिए सभी दलों का स्वागत किया। करीब 132 माननीय सदस्यों ने दोनों सदन में मिलाकर के बहुत ही सार्थक चर्चा की है और भविष्य में भी इस चर्चा का एक एक शब्द आने वाली हमारी यात्रा में हम सबको काम आने वाला है। और इसलिए हर बात का अपना एक महत्व है, मूल्य है। मैं सभी माननीय सांसदों ने अपनी बात के प्रारंभ में तो पहले ही कहा है कि हम इसका समर्थन करते हैं और इसके लिए मैं सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये जो स्पिरिट पैदा हुआ है, ये स्पिरिट देश के जन जन में एक नया आत्मविश्वास पैदा करेगा और हम सभी माननीय सांसदों ने और सभी राजनीतिक दलों ने एक बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई है। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है, ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। सपना देखना और बात है और उसे पूरा करने का जज्बा रखना और बात है। यह प्रधानमंत्री का संकल्प ही रहा, जिसने वर्षों से लंबित इस बिल को दोनों सदनों से पारित करवाने में सफलता हासिल की। देश की महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के प्रयास में यह एक बड़ी उपलब्धि है। जब महिलाएं नीति निर्माण और निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेगी तो वे निर्णय ज्यादा संवेदनशील, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में होंगे। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ममता, करुणा, त्याग, तप, दया, प्रेम, समर्पण, ईमानदारी, साहस, रचनात्मकता के साथ साथ शक्ति महिलाओं के स्वाभाविक गुण हैं, जिनका प्रभाव हमें आगे नीति निर्माण प्रक्रिया में दृष्टिगोचर होगा। 2047 में भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने इस कालखंड को अमृत काल का नाम दिया है, और 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। उस समय विकास की इस प्रक्रिया में नारी शक्ति की प्रभावी भूमिका हो, इसलिए हम ये बिल लेकर के आए हैं। महिलाओं के प्रतिनिधित्व, उनकी संख्या को लेकर राजनीतिक गलियारे में अक्सर चर्चा होती रही है। फिर चाहे मामला पंचायत स्तर और नगर पालिका में उनके आरक्षण का हो या फिर संसद और विधानसभा में। पहली बार 1974 में संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का मुद्दा भारत में महिलाओं की स्थिति के आकलन संबंधी समिति की रिपोर्ट में उठाया गया था। राजनीतिक इकाइयों में महिलाओं की कम संख्या का जिक्र करते हुए रिपोर्ट में पंचायतों और स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का सुझाव दिया गया था।
1993 में संविधान में 73वें और 74वें संशोधन के तहत पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गयी। 1996 में महिला आरक्षण विधेयक को पहली बार एस.टी. देवगौड़ा सरकार ने 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में संसद में पेश किया। उसके बाद से इस बिल की यात्रा अनवरत जारी थी। अर्जुन राम मेघवाल ने अपने वक्तव्य के दौरान उन सभी लोगों का जिक्र किया, उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस बिल को एक निश्चित स्वरूप देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने गीता मुखर्जी कमेटी के सदस्यों की भी चर्चा की। ममता बनर्जी उस कमेटी में सदस्य, मीरा कुमार इस कमेटी में सदस्य, श्रीमती सुमित्रा महाजन इस कमेटी में सदस्य, शरद पवार इस कमेटी में सदस्य, श्रीमती सुषमा स्वराज इस कमेटी में सब सदस्य है, डॉक्टर गिरजा व्यास जो राजस्थान से आती थी वो इस कमेटी में सदस्य है, प्रोफेसर रामगोपाल यादव इस कमेटी में सदस्य है। उनका तो उल्लेख करना ही पड़ेगा ना, बड़ा योगदान दिया इन लोगों ने, इस बिल को रूप देने में योगदान दिया। हालांकि वो बिल पास नहीं हुआ, 11वीं लोकसभा भंग हो गई। 11वीं, 12वीं, 13वीं, दो तो हमारी स्पीकर रही साहब, सुमित्रा महाजन और मीरा कुमार तो स्पीकर रही और सुषमा स्वराज नेता प्रतिपक्ष रही। आज मैं मन से इन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस बिल को इस रूप में लाने के लिए प्रेरित तो किया। अब कह रहे हैं 27 साल लगे, उस समय भी प्रयास किया था, लेकिन अब खड़गे जी अभी कह रहे थे कि ये कब आएगा, कैसे आएगा। आशंका मत करो, मोदी है तो मुमकिन है, सब संभव है, चिंता मत करो आप। यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। ये प्रधानमंत्री जी का कोट ही नहीं है, ये जीवन शैली है। अमृतकाल का समय, नए संसद भवन में पहला बिल और वो भी नारी शक्ति वंदन का, और उसमें भी सभी दलों का समर्थन। इसलिए मैं सभी का आभार भी पुनः प्रकट करना चाहता हूं। संसद में इस बिल के पास होने के दौरान जो चर्चा हुई उसने इस पूरे मसले से जुड़े कई पक्षों को सामने ला दिया। राज्यसभा में लगभग 72 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया और सभी ने इस बिल का करीब समर्थन किया। In India, women have had a role in literature, a role in very many different situations. Women warriors, sir. Rani Abbakka, Kitturu Chennamma, Velu Nachiyar, Rani Gendunlu, Lakshmi Sehgal, and of course Jhansi Ki Rani. All of them, I've just taken a random list. So is their prowess in science. E.K. Janaki Ammal was one of the earliest scientists of India. Asima Chatterjee, Anandi Ben Joshi, Anna Mani, and Darshan Ranganathan are all women of eminence in science. So we've had this culture of allowing women to do whatever their aspirations lead them to do, and we've respected it. Of course, as they say in Hindi, Vikrutiya have come into the system, we'll have to cleanse that, and efforts are being made. Now, in this, I want to highlight, sir, that the party that I represent, BJP, has been consistent in its support for women's reservation. BJP held its national convention in 1994 in Vadodara, and there very clearly stated that we stand for reservations of women, reservation for women in the parliament and also in the state assemblies. If that was in 1994, 1998, BJP reiterated its commitment for women's reservation by introducing it in the Lok Sabha, which I just mentioned a while ago under Prime Minister Atal Bihari Vajpayee. In July 2003, BJP held a national executive in Raipur in Chhattisgarh, and there they passed a resolution seeking 1/3 of all Lok Sabha constituencies to be converted for reserving for women. Progressively, that opinion has been refined now that in 2007, in the national executive, it approved 33% reservation for all organizational positions within the party. And in 2008, sir, BJP amended its constitution to provide 33% reservation to women in its cadre posts as well. And let me take this opportunity, sir, in all humility, to thank my party
I'm one of the beneficiaries of this reservation for women that I'm here today, and I thank my party for having given me that opportunity. So BJP has been consistently supportive of women's reservations, sir. I remember those days were early days for me as a party spokesperson, but the now lapsed bill, which was passed in Rajya Sabha in 2010, late Sri Arun Jaitley supported it passionately in the Rajya Sabha, and it was passed in the Rajya Sabha. Of course, when it transmitted to Lok Sabha, it didn't get through. So BJP has been absolutely steady in its support for women's reservation, and this morning I heard some honorable members also refer to some very picturesque moments when Honorable late Srimati Sushma Swaraj had waited outside the Parliament House, received Brinda Karat, the honorable former member of the Rajya Sabha, and they both hugged each other in joy that the Rajya Sabha passed the bill and it is now the turn for Lok Sabha. So there was a complete, across party lines, a sense of wanting to achieve this. And today, we remember late Sushma Swaraj, and of course, even today, the activists and also former members of parliament who have all been pursuing this agenda. जैसे यह बिल पारित होता है, देश की लोकसभा व देश की सभी राज्यों की विधानसभा में 1/3 स्थान मातृशक्ति के लिए आरक्षित हो जाएगी और साथ ही SC व ST वर्ग के लिए जितनी भी सीट आरक्षित है उसमें से भी 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगी। इतिहास को बदलने वाला यह बिल न सिर्फ महिलाओं को राजनीतिक रूप से सशक्त करेगा, अपितु इस महिला के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के मार्ग को भी प्रशस्त करेगा। मैं पूर्ण विश्वास के साथ ये कहती हूँ कि संवेदना और ममता की प्रतिपूर्ति नारी के नेतृत्व में निर्णयों में भी संवेदना का समावेश होगा। आज जैसे हम कुछ युक्ति बोलते हैं कि हर पुरुष की प्रगति के पीछे नारी का हाथ होता है, इस सदन में मुझे ये बोलते बहुत गर्व है कि हम सब बहनों की प्रगति के पीछे इस देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का ताकत और साथ है, जो पूरे देश की बहनों से ये कह रहा है कि नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी, गया शांति का वक्त, आज बनकर चलो आग की चिंगारी, बनकर सीता के समान वध रावण का करवाना है, आज कटारी बांध कमर में स्वयं युद्ध में जाना है, भाव भीरुता का तजकर तुम करो शेर की सवारी, नहीं वक्त सोने का अब है, जाग उठो भारत नारी, जाग उठो भारत नारी। I'm here today as an MP because my party chose to give me the ticket in spite of many male capable ticket seekers. And BJP as a party is a party which practices 33% reservation in the party setup. The enabling environment created by our Honorable Prime Minister has led to women empowerment, transitioning to women-led development. Now, Prime Minister's various initiatives like Beti Bachao, Beti Padhao, Ujjwala scheme, Mudra scheme, Ayushman Bharat, Sukanya Samriddhi, all this has led to now the sex ratio of women increasing to 120 females for every 1,000 males. And this increase in sex ratio can all be contributed to the various initiatives of our Honorable Prime Minister. We have a Prime Minister who speaks about menstrual hygiene from the ramparts of the Red Fort, and we have a Prime Minister who thinks for women. Today, there were many questions of if, what, how, why, when. But then, if we have political will, then we will find a way and this bill will be passed. I thank Honorable Prime Minister also and all stakeholders for keeping intact the provisions of the law to safeguard the interests of scheduled tribes and scheduled castes, especially for Northeast. And also take this opportunity to thank Honorable Prime Minister for being the champion of women empowerment initiatives. And now with the passage of this bill, a dawn of women-led development will begin. I support this bill. Thank you. यह बिल राजनीतिक रूप से महिलाओं के सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान देगा। इसी उम्मीद के साथ महिला सांसदों ने इस बिल का खुलकर स्वागत किया। मैं नारी शक्ति बंधन अधिनियम
2023 के समर्थन में खड़ी हुई हूँ। धुएं से भरी हुई रसोई से लेकर रोशनी से जगमगाती हुई स्टेडियम तक भारत की स्त्री का सफ़र बहुत लंबा है, लेकिन आखिरकार उसने मंजिल को छू लिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मांग है कि यह बिल फौरन अमल में लाया जाए, लेकिन इसके साथ ही कास्ट सेंसस कराकर शेड्यूल ट्राइब, ओबीसीज की महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था की भी जाए। सरकार को इसे साकार करने के लिए भी जो कदम उठाने की ज़रूरत है वह उठाने ही चाहिए। अध्यक्ष महोदय, स्त्रियों के योगदान की स्वीकार करने और उसके प्रति आभार व्यक्त करना का यह सबसे उचित समय। इस बिल को लागू करने में और देरी करना भारत की स्त्रियों के साथ घोर नाइंसाफी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करती हूँ कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को उसके रास्ते की सारी रुकावटों को दूर करते हुए जल्दी से जल्दी लागू किया जाए। इस पार्लियामेंट में बहुत सारी महिलाएं इस बिल के पहले भी अपने रिप्रेजेंटेटिव बन के आई हैं। सुषमा स्वराज जी हों, जयललिता जी हों, बंगाल की अब की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों और मायावती जी हों, ये सभी महिलाएं अपने अधिकार से लड़कर, किसी ने अभी बहुत अच्छा कहा कि बहुत सारे पुरुषों के सामने लड़कर महिलाएं यहाँ तक पहुँचती है, इसमें कोई भी गलत एक भी शब्द नहीं। बहुत सारे चुनौतियों को सामना करके हम महिलाएं यहाँ तक लाती हैं। पर कई ऑपोजिशन के नेताओं ने अभी बोलते हुए मैंने सुना कि पहला महाराष्ट्र हो या बंगाल हो और अदर स्टेट्स में भी हमने आरक्षण लाया है, हम एक लड़की हैं या हम एक चाइल्ड हैं, ऐसा बोलते हुए मैंने अभी कई मेरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को सुना है। बहुत खुशी होती है कि ऐसे निर्णय भी बड़े लीडर्स ने अपने परिवार से शुरुआत की और हमारे महाराष्ट्र में कई आरक्षण जिला परिषद, ग्राम पंचायत जितनी भी हैं उसमें आरक्षण हमें मिला गया है। पर मेरा एक सवाल भी रहेगा सर, कांग्रेस पक्ष ने आज सोनिया गांधी जी ने समर्थन दिया, उन्होंने कहा ये सपना हमारा था, हमने ये बिल लाया था। तो मुझे उनसे भी एक प्रश्न पूछना है कि 27 सालों में अगर ये आपकी इच्छा थी, आपका सपना था, तो 27 वर्षों में आप ये पूर्ण क्यों नहीं कर सके? सम्मान तुम हो, स्वाभिमान तुम हो, अभिमान तुम हो, दिल अपना कभी ना दुखाना, उस विधाता का विधान तुम हो। और सर को दिल से मैं धन्यवाद करूंगी कि हम जैसी नॉर्मल फैमिली से बैकग्राउंड से आने वाली महिलाओं को आने वाले समय में बहुत मौका मिलेगा कि पार्लियामेंट में आके अपनी टैलेंट, अपनी जिद, अपनी लड़ाई दिखा सके। I would like to quote the Jawaharlal Nehru Pandit ji, the first Prime Minister. You can tell the condition of the nation by looking at the status of the women in the state, sir. So even today, the record of Maharashtra, and my friend Kakoli Ghosh talked about the state and the crime against women. I very humbly would like to tell them that what you're giving in decision making as power, we welcome it wholeheartedly, but this house in one voice must say that crime against women has to stop, and together today's Maharashtra data says, and they have a home minister there in Maharashtra where it has gone up exponentially high. So the way we are looking at decision making and power to women, we must even talk about crime against women, and the whole of parliament must condemn it and make sure it comes down to zero. I wholeheartedly congratulate the government for bringing this government and I support it. Thank you, sir. दिलचस्प ये रहा कि इस बिल के स्वागत में राज्यसभा में उप सभाध्यक्षों के मौजूदा पैनल के अलावा इस ऐतिहासिक दिन के लिए चर्चा के दौरान विशेष तौर पर 13 महिला उप सभाध्यक्षों का पैनल नियुक्त किया गया था। हर बार यह विधेयक दलगत राजनीति का शिकार होता रहा। 9 दिसंबर 2021 को तत्कालीन विधि और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने
यह लोकसभा में यह चर्चा की थी कि लैंगिक न्याय सरकार की प्रतिबद्धता है, लेकिन इस विधेयक पर सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि अतीत में संसद में महिला आरक्षण को लेकर 3 विधेयक पेश किए गए, लेकिन किसी न किसी कारण से ये पारित नहीं हो सके। इस मुद्दे पर संविधान में संशोधन के लिए संसद में कोई विधेयक लाने से पहले सभी राजनीतिक दलों के बीच सहमति के आधार पर सावधानी पूर्वक विचार विमर्श की जरूरत है। रिजिजू ने जोर देकर कहा, लैंगिक न्याय सरकार की महत्वपूर्ण प्रतिबद्धता है। आखिर वह समय आ ही गया जब संपूर्ण दलों ने इस विधेयक की महत्ता को समझा और कदम से कदम मिलाकर एक साथ इस विधेयक के पक्ष में आगे आए। अब जो शुरू हुआ है ये सिलसिला थमे नहीं, मंजिल तक पहुंचने से पहले ये कदम रुके नहीं। इसी उम्मीद के साथ आज इस संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।